दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आने वाले इस साल में हम सब की नजरें ये है कि क्या होगा। आर्थिक मंदी कुछ होगी नहीं होगी, बेहतर स्थिति होगी नहीं होगी, रुपये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, डॉलर कहाँ गिरेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, जो कि इस वक्त इस देश की बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, ये तस्वीर देखने की और समझने की जरूरत है। पिछले साल में कौन से ऐसे खास मामले रहे जहां पर हमने उम्मीद की कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूती दे, लेकिन हुआ कुछ और इसी तरह से आने वाले इस साल में कौन से बड़े ऐसे मामले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर ये साल इन कोर्ट के द्वारा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये सब चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अशोक अरोड़ा जी और महेश गुप्ता जी। साथ में चर्चा को बढ़ाते हुए एक बड़ी बात यह है कि एसआईआर जैसा मामला, जो कि इस साल जिस तरह से कोर्ट में पहुंचा और पहुंचने के बाद में मतलब जिसे कहते हैं ना, हाइड एंड सीक वाला मूव चलता रहा। बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को इनके बड़े बेनिफिट्स मिलते दिखाई दिए अगर हम आउटपुट देखें। तो सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या न्यायिक व्यवस्था, मतलब हमारे एक तो ना एक जादू करते हैं कि आंखों में झोंक जाते हैं चीजें, लगता है सब बिल्कुल ठीक है, पता नहीं लगता कब क्या हो गया। तो क्या कुछ इस तरह की परिस्थितियां ये चल रही हैं और 26 भी ऐसे जाने वाला है, या फिर कुछ बड़े झटके मिल सकते हैं सरकार को भी और उन लोगों को भी जो कि न्यायिक व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हो? थैंक यू विनीता जी, थैंक यू महेश जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को ये लगता है कि ये बड़े अफसोस की बात है। मैं हमेशा स्टार्ट इससे करता हूँ कि जुडिशल सिस्टम का मैं भी पार्ट हूँ। जो जुडिशल सिस्टम की आप बात करते हैं उसमें खाली जजेस नहीं आते हैं जी। तो कबीर फैन हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं पहले वकीलों से शुरू करता हूँ। I am 100% convinced with this that corrupt judiciary cannot survive without corrupt bar, without corrupt society. जो जज को करप्ट करता है उसमें लिटिगेंट तो 100% इन्वॉल्व होता ही है ना, जो अपने इंटरेस्ट में कराना चाहता है, और उसमें वकील भी इन्वॉल्व होता है। वकील को कॉन्फिडेंस में ना भी ले लिटिगेंट, तब भी वकील को पता होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। तो वकील तो 100% इन्वॉल्व है। जब भी जज इन्वॉल्व होगा वकील को पता तो पक्का होगा ना, वो बोले या ना बोले, और कई केसेस में इन्वॉल्व भी होते हैं और बार के लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी पीछे किसी ने स्टेटमेंट दिया कि जी 99% सबऑर्डिनेट जुडिशरी करप्ट है। अब मेरे को पता लगा वो जो बयान दे रहे थे वही महाकरप्ट है। आप बताइए, जो बोल रहा है 99%, एक बार का लीडर बोलता है 99% जुडिशरी करप्ट है, और मेरी खबर ये है कि जो लीडर बोल रहा है वही महाकरप्ट है। तो मैं किसको ब्लेम करूं? मेरा जो कलीग है। तो आपने बात बड़ा, मैं आपको मुबारक देता हूं, आपको न्यूज नशा को, कि आपने ये एक अच्छा मुद्दा उठाया। और ये तो हम क्लास फर्स्ट नर्सरी की जो पॉलिटिकल साइंस होती है क्लास, जी 50 years back when I learned political science started, कि without strong judiciary the democracy cannot survive. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स को कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है। कि हम जो भी होता है कि चल, हम कहते थे अगर देख ले नहीं तो मैं तेरे को कोर्ट ले जाऊंगा, कोर्ट डिसीजन दूंगा। तो ये मेरे को लगता है कि इसलिए आपने ये मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया कि जुडिशरी का क्या रोल है, क्या वो अभी तक करते रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद है जो अभी तक किया है। एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर इन माय माइंड कि जो पिछले 10-12 साल से हुआ है, जितना देश का जुडिशियल सिस्टम का, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क, इतना कभी पहले नहीं हुआ था। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इतना बेड़ा गर्क हो गया है? काफी बड़े मामले, वक्फ का मामला जो है, हाँ, एसआईआर का मामला जो है, वक्फ मतलब का, इस साल में एफआईआर बहुत का बड़े सबसे मामले सुने गए। आई स्ट्रे स्टार्ट डॉग्स विद का बाबरी। मामला जो था। आई स्टार्ट विद बाबरी। जी मेरे हिसाब से जुडिशरी ने जो सरेंडर किया, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर, वो बाबरी मस्जिद के फैसले में किया, जिससे आपके देश का टोटल एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक जुडिशियल स्ट्रक्चर जो था, उसको बहुत झटका लगा।
वो झटका लगा कि वो जो मामला जिसका अब एक आम आदमी को रोटी मिल रही है कि नहीं, जुडिशरी ओथ क्या देती है? तो आप ये देखो, एक जज क्या ओथ लेता है? जज ओथ लेता है, आई वुड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ये है, उसको अगर हम शायरी में कहें कि पहली लाइन ये है कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको अंग्रेजी में कहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहेंगे तो पहली लाइन ये है, दिस इज मेड टू सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल। ये जज की ड्यूटी है टू मेक श्योर कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, एजुकेशन मिले, मेरे मम्मी पापा को दवाई मिले प्रॉपर, मेरे बच्चों को एजुकेशन मिले। सर आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सतयुग में चली गई हूँ। तो उसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बचा था विनीता, तभी मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ। इस पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग खाली सेंसेशनल। मैं आपको इसलिए बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपको, महेश जी को और न्यूज नशा को मुबारक देता हूँ कि इसलिए पे लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। एक गोदी मीडिया बन गया, एक सेंसेशनल मीडिया बन गया। एक आप जैसे बैलेंस करने वाले लोग कम है कि बैलेंस करें क्या, जो आप सतयुग करें, क्यों ना सतयुग बने। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आजकल सारे लीडर लेके घूम रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल कहाँ है? वी द पीपल का कोई ध्यान कर रहा है? बिल्कुल। वी द पीपल की बात करो ना, कि उसको खाना मिले, उसको एजुकेशन मिले, उसके बच्चों को, उसके मम्मी पापा को एक दवाई मिले। उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप सेंसेशनलिज्म में चले गए कि हंगामा कर दो। वो जो दुष्यंत उस टाइम लिखते थे कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारा आपका मकसद यही है कि सीरत बदलनी चाहिए, हमें सेंसेशनलिज्म नहीं करना है। जुडिशरी कैसे काम करे, और जो आपने कहा कि फैसले, मैं एक फैसला कहता हूं जो जुडिशरी से मैं आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद देम, आई एम विद देम व्हेन आई से, बिकॉज आई आर्ग्यूड बिफोर 11 जजेस, नॉट वन। एक बार 5 के पास किया, एक बार 3 के पास एक किया, एक बार 3 के पास किया, और वो क्या मुकदमा है और फाउंडेशन क्या आप देखिए। आप ये कम से कम मीता, आज दिस इज अ गुड ओकेजन, नए साल पे हम ये मुबारक, जो नए साल पे विश करने का सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि हम दोस्तों से डिस्कस करें कि हमारा देश क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, संविधान की सोल क्या है, आत्मा क्या है। तो हमारे देश का संविधान सोल है, आत्मा है। और संविधान की आत्मा क्या है? लोग कहते हैं संविधान की आत्मा है फंडामेंटल राइट, मेरे अधिकार क्या है? मैं कहता हूं नहीं, संविधान की आत्मा अधिकार नहीं है, संविधान की आत्मा कर्तव्य है। आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हम बात नहीं करते हैं। सर मेरा एक सवाल है, एक सेकंड में एक लाइन कंप्लीट करता हूँ। आप जब रात को, आपको जो लेबरर आपके पास काम आता है, मजदूर काम करने आपके घर में, वो क्या कहता है? मुझे तनख्वाह दे दो, मैं काम करूंगा। आप कहते हो बात हो गई, ठीक है, तो आपकी 500 रुपए दिहाड़ी है। वो शाम को कपड़े हाथ दाव देता है, कहता है सर नमस्कार सर, मेरा काम हो गया, 500 रुपए दे दीजिए। सारा दिन का काम करके वो कहता है मुझे 500 रुपए दे दीजिए। ये नहीं कहता पहले 500 दे दो, मैं किसी दिन काम करने आऊंगा। तो ये देश को, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए आपको एक सेकंड रोका, समझनी चाहिए 145 करोड़ की, पहले मैं अपना कर्तव्य करूं तब मेरा राइट बनेगा। मैं कर्तव्य करना नहीं चाहता हूं और अपना राइट चाहता हूं, तो कैसे होगा? यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। मतलब आप बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आज कार्यपालिका से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, डोमिनेटेड है। 100% ये कह रहे हैं आप? 100% डोमिनेटेड, 100%। नहीं तो वो बाबरी का फैसला नहीं आता। SIR में भी देख लीजिए आप, क्या हो रहा है देश में। अगर आपका जो कर्तव्य, आप अपनी वोट राइट के लिए फाइट तो करो, वो वोट काट देता है, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, तो फिर कैसे, कहां से पता लगेगा? जुडिशरी क्या करेगी फिर? आप कंप्लेंट करो ना। 25,000 जिनके 25 लाख वोट कटे हैं, वो 25 लाख में से 25,000 क्यों नहीं आए सड़क पे? तो कहते हैं घर बैठे हमारा कोई वकील जाके हमारा वोट ले आएगा। तुम्हारा भैया क्या होगा? कहता है सबको मिलेगा तो मेरे को भी मिल जाएगा सर वोट, नहीं सबको मिलेगा मेरे को भी नहीं मिलेगा। तो वो अपने राइट के लिए फाइट भी नहीं कर रहा ना अपना कर्तव्य कर रहा है। आज देखो देश, ये तो बेसिक चीज है कि वोटर डिसाइड करता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज वोटर विल डिसाइड हु वुड बी माय लीडर। आज लीडर डिसाइड कर रहा है मेरा वोटर कौन होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं, जो बेड़ा गर्क वर्ड मैंने यूज किया, मेरे को उसका बेटर फ्रेज नहीं याद आ रहा था कि सत्यानाश
सर्व सत्यानाश जो मर्जी वोट कर लें। कैंडिडेट डिसाइड करता है कि मेरे कौन लोग मेरे को वोट करेंगे। जो मेरे को वोट नहीं करेंगे वो उनका बता देता है लोकल लीडर की भैया ये आपको वोट नहीं करेंगे, इनके वोट कटवाओ आप, नहीं तो आप हार जाओगे। तो इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कैसे आता है? ऐसे ही आता है। तो वोटर को डिसाइड करना है, लीडर को डिसाइड नहीं करना है कि मेरा वोट क्या होगा। तो ये कंडीशन है। तो आप देखो क्या हालत हो रही है देश की। और ये किस पे जाएगा जिम्मा? किस पे जाएगा? जजेस पे क्यों नहीं जाएगा? 100%। मैं अगर वकीलों को कह रहा हूं तो दैट डजंट मीन कि जज जो है एब्सॉल्व है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की है, क्योंकि जज को पता लग जाता है, जज को पता होता है। ए जज कैन सी थ्रू। आपको मैं बताऊं, एक आप फरी नारिमन की किताब पढ़िए। एक बॉम्बे में एक जज थे, वो मुकदमा पूरा सुनते ही नहीं थे। वो दोनों पार्टी को कहते थे अच्छा महेश जी आप बताइए आपका क्या केस है, विनीता आप बताइए आपका केस है। तो वो दोनों को सुन के बता देते थे कौन गलत है कौन ठीक है। ये है, ये आंख जो है, ये आंख कैसे बनेगी? ये जस्टिस जो है, आपने एक और अच्छा मुद्दा उठा दिया। जस्टिस कर रहे हैं 99% जजेस कंप्यूटर जस्टिस हैं। जैसे तो मतलब क्या? डिवाइन जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस इज डिवाइन जस्टिस, जो आत्मा से आता है, जो खाली तो अब कानून तो से छठी नहीं। इंद्री से फैसला लेने लगे हैं, अभी छठी हाल इंद्री फिलहाल में हुआ है मामला। नहीं, छठी इंद्री से फैसला लेना चाहिए जिसकी छठी इंद्री खुली है। लेकिन जिसका माइंड ही करप्ट है वो छठी इंद्री की बात करेगा तो उसकी पिटाई करनी चाहिए। छठी इंद्री की वो बात कर रहा है जिसकी माइंड करप्ट है, वो नहीं कर सकता। छठी इंद्री की वो कर सकता है जिसकी छठी इंद्री खुली है, वन हु कैन सी थ्रू। और ऐसे लोग हैं जो इंट्यूटिव, जिनकी पावर होती है। जो मैं आपको बॉम्बे का जज बता रहा हूँ, वो दोनों पार्टीज को सुन के डिसाइड कर देते थे महेश जी आप 30% ठीक है, विनीता आप 70% ठीक है। ये है, ये कैसे डेवलप होगी? ये उस पर काम ही नहीं लेकिन हो रहा सर वो है। ये नहीं बोलते होंगे ना कि ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है। अब तो जजेस खुला बोलते हैं ये मेरी सिक्स सेंस का फैसला है। जो सिक्स सेंस वाला बोलता है ना, तो वो मेरे को अब थोड़ा सा डाउट होता है कई बार कि उसकी सिक्स सेंस है कि नहीं है। हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। सिक्स सेंस से फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन सिक्स सेंस आपकी है कि नहीं है वो पहले अपने मिरर में देखना पड़ेगा। पहले मिरर में देखना पड़ेगा। हम महेश जी पता है ट्रायल में जब बयान देता है, ये क्यों कहते हैं कि जिस जज ने विटनेस कराया है वही जज फैसला करे। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था जज का उसका विटनेस का डिमांडर, कि उसकी शक्ल क्या थी। वो नर्वस था उस टाइम। जब उसने कहा नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, तो वो नर्वस था। जिस टाइम वो कहता नहीं जी मैंने तो पैसे दे दिए थे, कह रहा नहीं तूने दिए नहीं थे। मैं आपको अल्लामा इकबाल के शेर से ये बता देता हूँ पूरी बात। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई। आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते हो। जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, है देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई। है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना वही की ना देखा करे कोई। कह रहा इन आंखों को क्या बंद बात। करके जो तुझे दिखेगा ना, वो है जस्टिस। वो जस्टिस है। ये खाली आईपीसी सीआरपीसी, दीज आर हेल्पिंग टूल्स। आईपीसी सीआरपीसी हेल्पिंग टूल नहीं बना रहे हैं। ये जज जो है 99% मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर बन गए हैं। कंप्यूटर, दे आर कंप्यूटर। आईपीसी 13 डालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, 11 डालोगे ये बाहर आ जाएगा। ऐसी जजमेंट्स हैं। आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ने लिखी है जजमेंट, जिसमें कितने पेजेस कॉपी पेस्ट हैं। आप सोचिए क्यों है वो? कंप्यूटर जस्टिस। आप दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, आत्मा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे जस्टिस होगा? आपने जो मुद्दा ठीक उठाया, जस्टिस तभी होगा इनकी आत्मा को भी इंप्रूव किया जाए, इनको प्योरीफाई किया जाए। नहीं तो ये कंप्यूटर, नहीं तो ये सोचते रहते हैं। 65 साल का जज ये सोच रहा है कि अब मैं आगे क्या बनूंगा। सोचिए देश का भविष्य। वो ये नहीं सोच रहा कि 21 वाले को नौकरी नहीं मिल रही। 65 साल का जज ये नहीं सोच रहा कि 21 साल के लाखों बच्चों के पास नौकरी नहीं है। 65 साल का जज ये सोच रहा है अब मेरे को कौन सी नौकरी मिलेगी। ये आपके हाल में हाल आपने देखे हैं क्या क्या हुआ है सबको। तो कैसे मतलब ये कि जजेस अपने आगे की खुद की रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स बना रहे हैं, बस इस चक्कर में ग्रोथ न्याय पे काम ताक नहीं पे कर रख रहे दिया हैं। उन्होंने। मैंने जो ओथ लिया है उस पे मैं ईमानदारी से कैसे काम करूंगा, इस पे काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ग्रोथ पे जज बनने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेरे को लगता है जिसने काम नहीं किया उसको जज लगाना ही नहीं चाहिए। सर एक सवाल है पहले, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, ऐसे जजेस जो कि रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ
जैसे कि बी आर गवई जो है अभी उन्होंने ये कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा इसके बाद, हाँ ये हाँ तक अगर उन्हें बोलना पड़ रहा है तो बहुत हम्म। साफ सी बात है कि अब लोगों की नजर इस बात पर है कि अब भाई साहब ये क्या करेंगे इस काम के बाद, एक और पद लेने जाएंगे। चंद्रचूड़ जी ने तो घर खाली करने में पसीने छुड़वा दिए। बताओ क्या तो ये कितने। क्या मतलब जजेस के माइंडसेट को क्या हो रहा है जो कि और इसके बाद भी मेरा एक बड़ा सवाल है इस सवाल के साथ साथ ही कि जजेस जनरली किसी कार्यक्रमों में नहीं जाया करते हैं, है ना। एक 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 एथिकली एक स्टैंड लेते हैं वो कि नहीं जाना चाहिए जिससे वो बायस दिखेंगे। बट चंद्रचूड़ जी ने भी काफी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सूर्यकांत जी तो बस आते के साथ ही टेनिस खेलने चले गए, उसके बाद भी तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं। ये छपास का रोग मुख्य न्यायाधीश के साथ कितना सूट करता है सर? आपने बहुत सुंदर बात करी विनीता। ये छपास का जो रोग है ये कई सालों से लगा हुआ है। ये करते क्या है, ये पिकनिक करते हैं कि अब फ्राइडे हो गया ना तो सैटरडे कहाँ जा रहे हैं, या इनकी मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ ना, मैंने खुद देखी और सुनी जो बातें मैं वो बता रहा हूँ इन जजेस। जी मैं हैव रब्ड शोल्डर्स विद देम फॉर लास्ट मैनी इयर्स। इनमें से ज्यादातर तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने सॉर्ट ऑफ रिनंसिएशन एक संन्यास लिया। आई मस्ट से दैट विद शेडिंग मॉडेस्टी, जस्ट टू शेक देम अप। मेरे को कोई ईगो नहीं है, मैं इनको बताता हूँ। वो जेठमलानी साहब ने एक बार डायलॉग यूज किया था, आपको दर्शकों दोस्तों को भी पता होना चाहिए और इनको खासकर पता होना चाहिए जो ये आज पढ़ने कहाँ बन रहे हैं। उन्होंने किसी जज ने कोई बेहुदा सवाल पूछ लिया था जेठमलानी साहब से। उस टाइम 90 साल के आसपास थे वो। तो जो 65 साल का जज है, 90 साल का वो अगर वाला कोई आर्ग्यू कर रहा है उससे बेहुदा सवाल पूछ लेगा। तो उन्होंने कहा आई मस्ट टेल यू that it is not, according to me it is not unparliamentary, but if you feel you may edit it, or it is totally सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तू किससे बात कर रहा है, तेरे को पता होना चाहिए। He said when you were in liquid form I was in solid form। कहने का मतलब जब आप पैदा भी नहीं होते, उसी बात को उन्होंने हिंदी में कहा कि बेटा जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से मैं वकालत कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से आधे से ज्यादा तो तब बिल्कुल कहीं थे भी नहीं। इनको मैं इसलिए बार बार इनको मैं याद कराता हूं, भैया आपने ये ओथ ली है, आपकी अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही है तो कम से कम अब अपनी ग्रोथ करो। आप जो छपास का रोग हो गया, सैटरडे संडे पिकनिक मत करो। आज किस हाई कोर्ट में जाना है, और सैटरडे वहां सारे जजेस को, सारी पुलिस वहां लगी होती है। बताओ, सारी पुलिस, सारे जजेस, सारे सिस्टम की छुट्टी बेकार कर देते हैं महाराज, क्योंकि वो फ्राइडे नाइट को चले के सैटरडे वो वहां पे पिकनिक करके भाषण दे रहे होते हैं। जो वो खुद they say practice what you preach, they don't practice, they only preach। और सारा सैटरडे मेरे को वहां के जज लोकल बताते हैं हाई कोर्ट्स के कि ये हमारा सबका सैटरडे का बेड़ा गर्क कर देते हैं महाराज की, जब सैटरडे यहाँ पर छुट्टी होती है। क्योंकि पास का रोग है, इनको काम करना चाहिए अपनी उस पे, आत्मा पे काम करना चाहिए। जजों को बताना चाहिए कि मेडिटेशन करो, अपने फैसलों से छाप छोड़नी चाहिए, लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। मैं आपको कल एक वेबिनार में इंटरेस्टिंगली लकीली आई वाज विद जस्टिस जसपाल। जस्टिस जसपाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस कंट्री प्रोड्यूस। ही इज अबाउट 90 नाउ। अब उनकी बात आप एग्जांपल दीजिए लोगों को। उनके पिताजी ने जब उनका सिलेक्शन हो गया, 90 के आज हैं वो, 67 के आसपास जब उनका सिलेक्शन हुआ, एंड ही वाज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। उनका 3 कोर्ट्स में सिलेक्शन हो गया, 3 डिफरेंट स्टेट्स में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था तब जज के लिए। उनके पिताजी उनको गुरुद्वारा लेके गए कि बेटा यहाँ पर कसम खाओ कि मैं कभी भी अपनी बेनियती से कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। उनके पिताजी लेके गए उनको। अच्छा, आज के पिताजी क्या कर रहे हैं? आज के पिताजी खुद जज बन गए। अब कह रहे हैं बेटा ये करते जाओ, अब मैं तुझे जज बनाऊंगा। चंद्रचूड़ ने क्या किया? कितनी लाइन लगी हुई है ना ये सबकी। आपके गवई साहब ने किया गया, जाने से पहले अपने भतीजों को बना दो, इसको बना दो। ये क्या करते हैं कि मैं अपने बेटे को बना दूं। इनके लिए बाकी 145 करोड़ कुछ नहीं है। ये ओथ लेते हैं, आई वुड एडमिनिस्टर जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। आपके पास फियर और फेवर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मतलब गोगोई जी के टाइम पर जो वायरस लगा है वो चलता ही जा रहा है। गोगोई के टाइम से थोड़ा पहले लग गया था, दीपक मिश्रा से लग गया था। मेरी न्यूज है जो उस टाइम जो वायरस ये हल्का हल्का शुरू हुआ था, जब ये माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, जब उस टाइम ठाकुर साहब जज थे। ठाकुर साहब was one of the gravest, I mean, graceful judge, I'll still say that, although he failed at
some point, but that is different. इतना वायरस नहीं लगा था। दीपक मिश्रा के टाइम से मेरे को लगता है कि फिर से बेड़ा गर्क से गिरते 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 वो वहां पे आ गए कि गालिब पूछ रहा है काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, अब तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अब ये हालत हो गई है, वो गालिब पूछ रहा है वहां से कि मंदिर किस मुंह से जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने पाप करके मंदिर आ रहे हो, गुरुद्वारा आ रहे हो या मस्जिद जा रहे हो या चर्च जा रहे हो, मत जाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कितने साल पहले उसने कहा अपने मन को ठीक करो, मन पे काम करनी रहे। विनीता, आप कैसे तवक्को करते हैं जिसकी नीयत खराब है? आप चंद्राचूड का आप एग्जाम्पल, वो तो एक रोल मॉडल बन गया करप्ट के लिए। वो मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल जब दोगे, हमने आपके ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब जय गणेश आप कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? आप जय गणेश में भगवान और जनता दोनों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। अगर चीफ जस्टिस ये काम करेगा कि सरेआम स्क्रीन पे आके लाइव टेलीकास्ट में भगवान और जनता के साथ धोखा कर रहा है, तो आप किसके बात की तवक्को कर रहे हैं? वो तो कह रहा है जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई? तो गिला हम तो करते रहेंगे। वो तो कह रहा है मत करो गिला, हम तो गिला क्या, हम तो इनकी विल शेक देयर सोल। मैं अभी तभी आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बार बार मुबारक देता हूं। आपके प्रोग्राम अपने कमेंट्स पढ़िए आप, मैं नहीं क्या आपकी तारीफ कर रहा, अपने कमेंट्स पढ़िए, लोग आपके लिए कितनी तारीफ कर रहे हैं कि विनीता जी, अशोक जी, आपने, महेश जी, जनता को जगाया, इनको जगहों को शायद किसी ने सुन ली हो आपकी बात, तो कुछ भरोसा अकल करे। तो ये बड़ा जरूरी है, इनको अपनी आत्मा पे काम करना चाहिए, तब फैसला ठीक होगा, कंप्यूटर जस्टिस से नहीं होगा। और एक बात दिमाग में रखे कि मैंने ओथ ये ली है कि हर घर में दिया भी जले ना जिए, हर बच्चे को एजुकेशन हो, नौकरी मिले। तो ये नौकरी बच्चे की ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तो होगा क्या? जिसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, उससे रिटर्न क्या आएगी? कौन से चीफ ने आप बताइए किसी आके कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो, इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है? वो बात ही नहीं कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता नौकरी मिली कि नहीं मिली। वो अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, अपने बच्चों की नौकरी ढूंढ रहा है, वो अपने बच्चों की प्लानिंग शुरू कर देता है। अशोक जी, बच्चा कैसे जज बनेगा, कैसे जज बनेगा? अशोक जी, मैं आपसे दो बात पूछना चाहूंगा, और दो बात में जो है आपका जो एक राय है वो भी सामने आ जाएगी। एक तो ये कि सर, जैसे आपने बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में अगर जज है तो 62 साल 62 ईयर्स उसमें रिटायर होते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बन जाए या सुप्रीम कोर्ट में जज आ जाए तो फिर वो 65 साल में रिटायर होते हैं। 65 साल की एज काफी होती है। उसके बाद भी वो सोचते हैं कि हमें और नौकरी कहाँ मिले, क्या मिले, कैसी मिले और बड़े आराम से मिल जाए। तो ये जो लालच है ये दिक्कत करता है। सर, सवाल ये है कि दिल्ली में जब सीलिंग हुई थी, सीलिंग में पूरा हाहाकार मच गया था दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद चीफ जस्टिस जो सब्बरवाल जी थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, और बल्कि एक आधा कि मैं पद नहीं लूंगा। उसके बाद सर लोग भूल जाते हैं कोयला घोटाला हुआ था जी, कोल स्कैम, उसके अंदर तो भाजपा भी शामिल पाई गई, कांग्रेस की सरकार भी शामिल पाई गई, और उसमें जो हमारे राजस्थान के थे चीफ जस्टिस RM लोढ़ा जी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए। तो सर, पहला सवाल तो आपसे ये है कि जो पद का लालच है ना सर, क्योंकि अब ऐसा है कि इतने क्या कितनी प्रॉपर्टी ले लेंगे, कितनी प्रॉपर्टी कहाँ रख लेंगे। अभी जिन पर आ जाएंगे हम सूर्यकांत जी के ऊपर कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब आप बोले कि अंधे को भी दिख रही है, और आपने तो खैर उसमें बहुत बड़ा कंप्लेंट भी डाली, तथ्यों को उजागर भी किया। तो चलिए सूर्यकांत जी के पास हम बाद में आएंगे। अब इशू ये कि सर कि जो 65 साल के बाद पद का जो इनको लालच है, चाहे इनको कहीं राज्यपाल बना दिया जाता है या फिर जो NHRC का तो पद रखा इसी के लिए, और राज्यपाल तो बहुत कॉमन हो गया है, और जो हमारे गोगोई जी हैं वो तो राज्यसभा में सांसद हो गए। तो सर, क्या आप उचित मानते हैं कि हाँ ये अधिकार है सबका, जैसे कि हमारे कहा गया संविधान में जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, तो इस प्रकार से क्या इसको हम मौलिक अधिकारों के तहत देखें, हाँ साहब इनको तो 65 साल के बाद भी एक अधिकार है कि ये मिलना ही चाहिए, या सर इसमें रोक लगनी चाहिए? अगर रोक लगती है तो आदमी फिर खुल के काम करता है। आपने महेश जी बहुत सुंदर बात छेड़ी। ये एक मैं समझता हूं, अगर ये सरकार से मेरा मतलब पॉलिटिशियन, अगर पार्लियामेंटेरियंस जो भी सांसद हैं, अगर जरा भी सीरियस हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी ओथ के लिए, ये सब ओथ लेते हैं ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा या प्रोटेक्ट करूंगा, अगर ये जरा से भी सीरियस है जनता के प्रति, इनको कल ही कानून पास करना चाहिए कि 65 साल के बाद किसी को कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिलेगी।
ये क्या करते हैं, मतलब किस मुंह से बात करते हैं। वैसे हम कहते हैं मनुस्मृति और हिंदू शास्त्र में क्या है? हिंदू शास्त्र में वानप्रस्थ और सन्यास की परंपरा है। ये वैसे फायदा लेने के लिए हम हिंदू हैं, फायदा लेने की चंद्राचूड कहते हैं कि ये जो ध्वजा है, इस ध्वजा से हमें जस्टिस मिलता है। उस ध्वजा के जो असली कानून है, जो सोल है, वामप्रस्थ होता था, सन्यास होता था। ये आज सन्यास चाहते ही नहीं है, ये दूसरों की नौकरियां छीन रहे हैं। क्या जरूरत है, क्यों उनको पद देने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं लेना चाहिए, न मिलना ही नहीं चाहिए। जिसपे एक भी पैसे की, मैं ओके चलो नाम नहीं लूंगा, आप गूगल सर्च करोगे तो पता भी लग जाएगा। मेरे को एक जज बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे को एक जज बड़े अच्छे लगते थे। तो मेरी थोड़ी आदत ये है कि मैं रिटायर्ड जजेस से ज्यादा दोस्ती करता हूँ, क्योंकि उनसे कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ मिलने का कोई पर्पस नहीं, कोई मोटिवेट करता। मेरे को अच्छा लगता है उनसे सीख। जैसे जस्टिस जसपाल के साथ कल तक इश्क कर रहे थे हम, 90 साल के हैं। जस्टिस वेंकटचलैया 96 है, उनसे मेरा आज तक इश्क है। तो मैं क्योंकि इनसे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप ये देखो, मैंने एक जज को कहा कि सर आप रिटायर हो रहे हैं ना, तो रिटायर होने के बाद सबसे पहले आप फर्स्ट डिनर आप मेरे यहाँ करें। कहता है यस यस अशोक, आई लाइक यू एंड आई वुड कम टू यू। एंड मेरे अब आके बैठे, वहीं मैं सागर अपार्टमेंट ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में थे। तो आगे एक दिन शाम को, तो क्या चल रहा है, कि मैंने कहा आप क्या है, आप सोचिए ये मैसेज देखिए, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। कहते बस कुछ नहीं, अब तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, आई एम वेरी कंटेंटेड, बट इतना है कि बस क्योंकि अब गांव में रहने की आदत खत्म हो गई ना, तो अब तो यही है कि दिल्ली में बस एक घर हो, ऐसी कोई पोजीशन हो जो दिल्ली में घर मिल जाए, सेक्रेटरी हो, स्टेनो हो और गाड़ी हो, ड्राइवर हो, बस कुछ और मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं खास, मतलब बस और कुछ नहीं, इतना सा। आप अंदाजा लगा लीजिए। ये तो उस जज की हालत है जिसको मैं सोचता था स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, बहुत बढ़िया जज है ये, इसके साथ कुछ बैठ के महफिल लगाया करेंगे। मैंने उसी टाइम मेरे को लगा, मैंने कहा वो ड्रिंक लोगे कि चलें सर, खाना बहुत लेट हो गया। मेरा मतलब था जाओ महाराज, क्या मैंने मुसीबत मोल ले ली। तो ये सबका माइंडसेट है, ये उसका नहीं, ये तो अच्छे वाले का बता रहा हूं मैं, जो उसने मेरे को खुल के शेयर कर लिया। ये सबका माइंडसेट है कि अब मैं गांव में क्यों जाऊंगा, मेरे को गाड़ी घोड़ा यहाँ सब चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं कहे मैं तो 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा हूँ, और 1 रुपए की सैलरी और 50 लाख के सेक्रेटरी और घर और सब कुछ, क्या पागल बना रहे हो जनता को। महेश जी जो आपने बात करी है, दैट शुड बी स्लोगन ऑफ द कंट्री टुडे, नो जॉब नो जॉब नो जॉब टू दीज रिटायर्ड जजेस। कोई जरूरत नहीं है आम आदमी के पास जॉब, और जॉब नो जॉब मींस नॉट इवन गवर्नर, नॉट इवन एमपी, बिल्कुल। और ये भी चलो आपने और अच्छी विनीता बात याद करा दी, मैं ये इतिहास है और आपको रिटायर्ड जज बता देंगे। मैं 97 के आसपास की बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज सुपर एक्टिव इन जुडिशियल सिस्टम, एंड जब प्राइम मिनिस्टर भी और आधा मंत्रिमंडल जब मेरा क्लाइंट था, तो मेरे को डेफिनेटली आई हैड इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। आधा मंत्रिमंडल, और जब आई वाज रबिंग शोल्डर्स विद चीफ जस्टिस एंड जजेस, तब की खबर मेरे को ये बता रहे हैं कि तब से लेके आज तक 90% ऑफ द चीफ्स वर बिफूल्ड, मींस बिफूल्ड, इट इज नॉट अन पार्लियामेंट्री कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे। तब से लेके आप सोचिए 30 साल से जजों को पागल बना रहे हैं कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाएंगे, और हर जज ये सोचता है कि मेरे सीनियर को पागल बना दिया, मैं तो बहुत सियाना हूं, मेरे साथ ये सिंसियर है, मेरे को पक्का बनाएंगे। अशोक जी, इसी में वाली बात आ गई, उसने कहा सब मर रहे हैं, लेकिन सबको लगता है मैं नहीं मरूंगा। हर एक जज को इन्होंने पागल बनाया, 90% जजेस को, 95% 99% जजेस पागल बने कि हमें ये वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन हर नेक्स्ट जज ने यही सोचा, मेरे सीनियर को बना दिया था, वो पागल था, मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहे, मेरे साथ ये सिंसियर है, मुझे बनाएंगे। वाह वाह महाराज वाह, ये this is the legacy you are leaving for the country or the young lawyers or young law students, I'll say. तो आप देख लीजिए नीता जी, जो आप सोच रही है क्या भविष्य है, भविष्य आपके सामने है, उसमें कोई तवक्को मत करो इम्प्रूवमेंट की, अभी नहीं, जब तक ये नहीं फॉलो करेंगे कि वो जो बुल्ले शाह कहता है कि नट नट मंदिर मस्जिद, दिस इज वेरी क्लियर सिंपल पंजाबी,
मंदिर मसीदे वड़ना कदी दिल अपने विच वड़िया कर, जिवें लड़ना है शैतान नाल बंदिया दिल अपने नाल लड़िया कर। जब तक अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे जस्टिस करना है, तब तक ये सफर करेंगे, खुद भी इनके बच्चे भी। हमने आपके ही प्रोग्राम पे ये बात करेगी थी, अपने बच्चों के साथ ये जस्टिस कर रहे हैं क्या? आज इनके बच्चे, चंद्राचूड़ का बेटा किसी भी सेमिनार पे जाके अपने बाप की जजमेंट को जस्टिफाई कर सकता है? सोचिए उसका क्या भविष्य। ये सोच रहे उस जज तो उसको भी बना देंगे, लेकिन वो भी फिर ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ऐसे ही बनाना तो बनाओ। सर यहीं पे सर अशोक जी, मैं यहीं पे बात को ऐड करना चाहूंगा, जो कि मेरा दूसरा सवाल था आपसे, उसमें आपकी राय भी जाननी थी। सर सवाल ये कि जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें जो जजेस आते हैं उनका बाकायदा एग्जाम होता है और 0.11% पे बेचारे रह जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिसमें कुछ ही सिलेक्ट होते हैं और बाकी 3-4 साल की जो बाकी लोगों की मेहनत है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर किसी को जज लगाना है, सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना है, तो साहब ये कॉलेजियम सिस्टम है, सीधा किसी भी जज को, कोई उसकी जो है क्या कितने पंखों से पास हुए, अगर उनको आज की डेट में भी लोअर जुडिशरी के जो जज बन के आते हैं, जो हाईकोर्ट के जजेस को नमस्ते करते हैं, उनका अगर उनको 10 क्वेश्चन भी दे दी जाए 100 में से, सर 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। हालत ये है कि वकील है तो वो सीधा जो है किसी पार्टी से संबंधित है, या उनके फादर चीफ जस्टिस थे, या फादर सुप्रीम कोर्ट में जज थे, या कहीं वो गवर्नर थे। जैसे गवई साहब को ले लीजिएगा, बात बहुत चली कि सब दलित हैं, दलित हैं, दलित है, मीडिया ने खूब छापा, बहुत अच्छी बात है सर दलित है, लेकिन अब दलित कह के क्या दिखाना चाह रहे थे कि बहुत पिछड़े हैं सर। 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं उनके पिताजी। आपने बड़ी अच्छी बात की महेश जी, मैं आई फुली एग्री विद यू महेश जी। ये टोटल सिस्टम इनको चेंज करना चाहिए। मैंने आपको शायद आप ही के प्रोग्राम में बात की थी, ना जजेस सीरियस हैं, ना पार्लियामेंटेरियन सीरियस हैं। जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए वो सीरियस नहीं है। अगर सीरियस है तो मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग रॉकेट साइंस, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी द जीनियस। ये तो सारी दुनिया में, अमेरिका में जैसे होता है, आप जिसको भी जज बनना है उसका पहले नाम दीजिए, उसके इंटरव्यू जनता करे, वो पब्लिक मीटिंग्स में जाएं, वो प्रेस क्लब जाएं, वो संसद में आए, उनसे लोग सवाल पूछें, उनके बारे में पूछें, उनसे पूछें कि आपने शादी की थी, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आपने ये किया था, आपके बेटी के केस में क्या हुआ, आपके बेटे के केस में क्या हुआ, आपके पिताजी ये करते थे, आप बताइए क्या व्यू है। उसका पूरा एक, उसको ठोक बजा के, जो हम कहते हैं ना दिल्ली की भाषा में, ठोक बजा के जज लगाना चाहिए। और उसको शर्म क्यों है पब्लिक में जाने से? वो कहे मैं आऊंगा, आज लायंस क्लब जाऊंगा, कल मैं रोटरी आऊंगा, परसों मैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, जिसको जो सवाल पूछना पूछ ले। वो जज लगना चाहिए। वो जज नहीं लगना चाहिए जिसको एक लाइन बोलनी नहीं आती, जिसका आपने ठीक कहा, वो जज का मैं आपको इवन एट द कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कंटेम्प्ट, वैसे कंटेम्प्ट क्या ये करेंगे, जो मजिस्ट्रेट्स हैं आज के, जो बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, जो बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, वो ज्यादातर जजेस से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जो इन्होंने ज्यादातर जजेस लगाए विनीता, पिछले मैं समझता हूँ 30-40 साल में, मैं कह दूंगा 30-40 साल में जो पिछले ज्यादातर जजेस जो लगाए इन्होंने, उन 90% जजेस की नॉलेज 90% सबऑर्डिनेट जजेस से कम है। क्योंकि वो बच्चे दे बर्न मिडनाइट ऑयल, वो एक एक लाइन पढ़ के बात को समझ के आते हैं। इनको ना नॉलेज है लॉ की और बोलना नहीं आता। अभी आपके गवाही आ गए थे ना वो अर्नब के एक शो में, आप देखिए, अब अर्नब वाला शो वो दिखाना चाहिए। वैसे अर्नब तो जो करते हैं करतूते हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो अर्नब के शो पे जो गवाही का, अर्नब तो खुद जो हरकतें कर रहे हैं वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके शो पे गवाही साहब का इंटरव्यू देखिए, वो कोई भी 3 सेंटेंस बंदा डायरेक्टली ठीक से नहीं बोल सकता है। सोचिए वो चीफ जस्टिस रहा है। ये 90% की ये हालत है। तो सर मैं इसी बात पे आ रही थी कि आजकल जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स आजकल हो रहे हैं, मैं उसी पर आना चाह रही थी कि बड़ा खौफ सा कई लोगों में होने लगा है, जो जुडिशरी के करीब हैं, जो ये समझते हैं कि इस व्यक्ति, देखिए अब ये जज बनकर आया, अब ये चीजें हो रही हैं। जैसे आप पूरा जुडिशरी को अंदर जान रहे हैं, तो तमाम तरह के ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स हैं। मैं नाम नहीं ले रही हूँ जजेस का, लेकिन कुछ एक के तो नाम लिए भी जा सकते हैं बहुत क्लियरली। जैसे कि यशवंत वर्मा पर तो महाभियोग तक बात चली गई और उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस तरह से तमाम तरह की चीजें हैं।
मतलब किसके भरोसे है न्याय व्यवस्था? मैं यही तो बता रहा हूँ अभी, जो आप कहते हो राम भरोसे, राम पे भी अब हमें तो शक होने लगा, राम है कि नहीं है। ये तो जनता की इतनी हालत बुरी है, इसीलिए है कि न्याय व्यवस्था की बुरी हालत है, बिल्कुल आईसीयू में है ये, आईसीयू में है बिल्कुल न्याय व्यवस्था, जिसमें वकील भी आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जिसमें जनता भी आती है, जनता भी तो इन्वॉल्व होती है ना। जब जज को करप्ट होता है तो पैसे तो पार्टी देती है ना, वकील थोड़ी देता, वकील तो उसमें से रखता है 10, 20, 25, 50%, 100%, 100% भी रख लेता है। कई बार ये भी होता है, जज बेईमान नहीं होता, ये भी विनीता ये लोगों को बताना चाहिए कि सारे जज बेईमान नहीं है। कई बार जज बेईमान नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका वकील चोर होता है, उसको लगता है कि ये तो फैसला हो रहा है, वो कहता है 50 लाख लगेंगे, ये हो जाएगा, वो क्लाइंट वल्नरेबल है, वो दे देता है 50 लाख, और वो जज को पता ही नहीं कि मेरे को बेच दिया। तो ये भी केस बहुत है, ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। जैसे मैंने बताया, वो वकील साहब बयान दे रहे हैं, महेशी तो उनको जानते हैं, हम किसी का हमें नाम नहीं लेना, नाम हम नहीं ले रहे, बिना नाम ले, लेकिन लोगों को, जनता को बता रहे हैं कि जो वकील कहते हैं 90% बेईमान है, वो वकील ही 90% केसेस में बेईमान है, वो खुद ही महा करप्ट है। तो ये क्या करेंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल, वकील वकील भी ये सब प्रोसेस वकील शुरू करते हैं हैं, कई जगह। मैंने तो हाँ खुद मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोगों को क्लियर हिंट बता रहा हूं, मैं बिना नाम लिए नाम ले रहा हूं मैं। लोग मेरे बयानों पे और पिछले बयानों पे अगर जज कर लेंगे तो उनको वकील का नाम एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जो मैं और महेश जी बात कर रहे हैं, हमें वकीलों के नाम पता है। जो वकील ये कहता है कि 90% बेईमान है, वो वकील खुद ही बेईमान है, वो उनमें से एक वकील खुद सबसे बड़ा बेईमान है। वो ये काम करते हैं कि जज को पता ही नहीं कह दिया, और वकील को तो पता लग जाता ना ये फैसला मेरे हक में होगा, ज्यादातर चांसेस होते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यू वुड नो कि इसमें स्कोप ही क्या है, यही जजमेंट आएगी। तो जाहिर लेकिन है। क्लाइंट को तो पता नहीं है, क्लाइंट वल्नरेबल है, कहता लेकिन 50 लाख लगेंगे, या कहता अच्छा सर ले लो। तो जज को पता नहीं है, जज को बेच के चले गए वकील साहब। क्लाइंट तो उस उम्मीद में रहता है कि किस तरह से ये भगवान बन के ये वकील और जज मेरे जितना जीवन मैं को तो ठीक कर आई रहे हैं। एम ऑल फॉर कंज्यूमर फर्स्ट। वकील और जज को फैसिलिटी बाद में मिलनी चाहिए, कंज्यूमर फर्स्ट। कंज्यूमर कौन है? लिटिगेंट। लिटिगेंट को ठीक से समझाना, वकील लिटिगेंट को समझाता नहीं है विनीता। ये देखिए, लिटिगेंट से आप 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख ले रहे हो, उसको 5 मिनट ठीक से देते नहीं हो, आपकी भैया आपके केस में ये है, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कानून में ऐसे जगह नहीं होती, आप जो ये बात बता रहे हो इसका महत्व नहीं है, इस बात का ज्यादा महत्व है। ये ड्यूटी है। इतनी पेशेंस किसमें है बताओ? और तुम फीस क्यों ले रहे हो, फिर इतने केस क्यों कर रहे हो? बोलो ना कि मैं तो एक केस करूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्लाइंट को ऐसे समझा ही नहीं सकता। मैं वही केस लूंगा जिसको, जब तक मैं क्लाइंट को समझा नहीं सकता, मैं उसके अलावा केस नहीं लूंगा। ये भी एक, दिस इज अनदर पॉइंट। और जो आप बता रहे हो अपॉइंटमेंट का, वो भी अगर कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का जज बन जाता है, तो बताइए क्या रह गया जुडिशरी में? आपको पता है कि एक चंद्राचूड़ करप्ट है, उसके बेटे को अगर आप कहीं लगाते हो तो क्यों लगाते हो? क्यों लगाते? पता होना चाहिए। पहले हम रिश्ता करते तो देखते थे कि उसके मम्मी पापा कौन है, आपके इनके संस्कार देखो, लड़की लड़के के संस्कार देखते थे रिश्ता करने में। तो चंद्रचूड़ अच्छा के जो बेटे हैं उनको उनको क्योंकि उनकी क्या भविष्य आपको दिखाई देता है जब पिता का नाम इतना ऑलरेडी एक्सपोज हो गया है? तो जैसे चंद्रचूड़, सीनियर चंद्रचूड़ ने करप्ट जजमेंट दी, चीफ जस्टिस इंडिया सीनियर चंद्रचूड़ थे, उन्होंने करप्ट जजमेंट दी, उसके बावजूद जूनियर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस इंडिया बने। आप सोचिए, ये सिस्टम, आप जिस सिस्टम की बात कर रहे देख लीजिए। तो अब इस चीफ जस्टिस ने भी इतनी सारी करप्ट जजमेंट और बेहुदा जजमेंट दी सारी। उसको मैं उस एग्जांपल से बताता हूं, जैसे महाराष्ट्र केस, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऐसी चंद्रचूड़ ने बहुत सारी जजमेंट दी, जो जूनियर चंद्रचूड़ है। तो उसके बेटे भी बन जाएंगे अगर बनना चाहेंगे तो। लेकिन उनके बेटों को, मैं नहीं कह रहा उनके बेटों को नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, जब वो खड़े होके कह दें कि मेरे पिताजी ने ये जजमेंट ठीक की थी, ये जजमेंट गलत थी, इस जजमेंट पे मैं प्राउड फील करता हूँ, इस जजमेंट पे मैं शर्मिंदा फील करता हूँ। और मैं उसके घर पे नहीं रह रहा हूँ, उसकी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जब उसकी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चीफ जस्टिस के घर में बुलाते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट तो आधा पहले ही धाराशायी हो जाता है। वो कहता है वाह कमाल के जज किए हमने जी, चंद्रचूड़ के बेटे को किया। और उसको कोर्ट सुनती है। कोर्ट क्यों सुन रही है उसको? क्योंकि वो चंद्रचूड़ का बेटा है। क्यों सुन रहे हो? तो आप उससे क्या कर रहे हो? अब ये, दिस इज अनदर, आई एम थैंकफुल टू यू विनीता, योर डिस्कशन इज ऑलवेज थॉट प्रोवोकिंग। जब कोर्ट उसको सुनती है, नलायक जज के नलायक बेटे को जब सुनती है, तो कोर्ट
कंज्यूमर के खिलाफ बेइंसाफी कर रही है, क्योंकि अब हर कंज्यूमर उसी को ढूंढ रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, कह रहा है यार उसको कर लो, उसको ठीक से सुनते हैं। महेश गुप्ता को मत करना, उसको तो कहता है नो नो टेल अस दिस। मैं वही बता रहा था, ये गवाही और ये सब जो जज कैमरा पे आके 2 लाइन नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे कैसे बात करते हैं महेश जी, देखिए आपको पता है, नो 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 टेल अस दिस, टेल अस अबाउट दिस, नो नो आई हैव सीन दिस, नो 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 करते रहते हो वहां पे, वहां हाँ होती नहीं है। और जब आपके कोई रिश्तेदार पेश हो जाते हैं तो आप फिर ऐसे मस्त होके सुनते हो। तो अशोक जी, कोई एक किस्सा, क्योंकि आप तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और वैसे बहुत ही रेयर एडवोकेट्स हैं जो लोअर कोर्ट्स में सफलता प्राप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता प्राप्त की उन्होंने। सर कोई एक आधा किस्सा सुनाइए ना, इंटरेस्टिंग हो, जिसमें जज साहब ने कुछ क्या हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि तीजारी में मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। चीफ जस्टिस इंडिया को मैंने कह दिया, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं तो खुल के बात करता था ना, मैं तो माइक पे ही कह देता था, मैं तो इनको इसीलिए वो कहते ना, मेरी माँ ने सिखाया बेटा हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे, तो मैंने तो माइक पे ही कह दिया था। मैंने कहा आप जिसको सुनना चाहिए 3 मिनट उसको सुनते हो 30 मिनट, और जिसको सुनना चाहिए 30 मिनट उसको कहते हो नो 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 नो, ये क्या करते हो, उसको नोटिस। मैंने कहा मैंने केस का नाम ले दिया स्टेज पे खड़े होके कि उसमें नोटिस कैसे हो गया सर। तो चीफ जस्टिस इंडिया ने एडमिट किया कि हम कई बार ऐसे भी नोटिस कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये कह रहा है सीनियर, अगली डेट पे डिसमिस कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस इंडिया की, कई बार हम ऐसे भी नोटिस कर देते हैं कि चलो ये कह रहा है, चलो ये आ गया, चंद्राचूड़ का बेटा है, चलो हम नोटिस कर देते हैं, अगली डेट पे माय कर गॉड, देंगे। अगर उस एक तो आपने नोटिस करके बेड़ा गर्क कर दिया 50 और क्लाइंट्स का, वो कहते हैं इसको ले जाओ यार, नोटिस तो हो ही जाएगा, एक बार स्टे हो गया तो 3 साल तो स्टे चलेगा। आप तो खुद ही करप्शन कर रहे हो ना उसको सपोर्ट, एक बार ही नोटिस क्यों कर रहे हो, बच्चों का खेल है क्या? आई एम सॉरी टू से, कहते हैं तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? और डिसेंट लैंग्वेज में कहो तो बाप की प्रॉपर्टी भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश में मैं ये कह रहा हूं, दिस इज द ट्रस्ट यू आर होल्डिंग ऑफ पीपल, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रस्ट आप होल्ड कर रहे हो, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है जब आप नोटिस कर रहे हो। यू आर होल्डिंग ट्रस्ट ऑफ 145 करोड़ विच यू आर मिस यूजिंग, और आप कह रहे हो मैंने नोटिस कर दिया खाली। दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसपे लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए क्रिमिनल केस में। ये नोटिस करना भी तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नोटिस नहीं बनता तो नोटिस क्यों किया भाई, क्यों किया नोटिस, अगली डेज पे डिसमिस कर देंगे चलो। तो ये हाल हो रहा है विनीता, आप क्या कह रहे हो, मतलब कहाँ जाओगे आप? दिल रोता है, मतलब कि क्या क्या कैसे करें, हम तो बहस ही कर सकते हैं। जैसे मैंने वेंकट चलैया, वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंट्री प्रोड्यूस, ही सेट होल डे विनीता, उनकी तबीयत 90+ थे, मैंने कहा सर आप रेस्ट कर लो, हम आपको फिर इनवाइट कर लेंगे। नो नो अशोक, आई एम गुड, आई एम गुड। पूरा दिन वो बोलते रहे इस पे कि कर्तव्य कर्तव्य, जो मैं आई स्टार्ट किया कि 51A लोगों को ड्यूटीज बताओ अगर कंट्री ठीक करनी है। तो उनके बच्चे बराबर जो जज थे वो सुनने को तैयार नहीं है। आप सोचो, अशोक जी, चीफ जस्टिस इंडिया बात कर रहे हैं माइक पे, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथन मिश्रा ने उसको उस सेम पिटीशन को फाइल किया। मैंने उन 2 चीफ जस्टिस की बात को किया विद द सपोर्ट ऑफ गौतम बुद्धा, आइंस्टीन, गांधी, ये सारे टॉप, गुरु नानक देव, इन सबको कोट करके, भैया जब तक कर्तव्य नहीं करोगे सोसाइटी नहीं बनेगी। अब्राहम लिंकन, ऑस्कर वाइल्ड, ये सबको कोट करके विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं कोट कर रहा हूं। और चंद्राचूड़ पूछ रहा है कि इज इट स्टैट्यूटरी? मैंने पूछा भैया बाप की इज्जत करना स्टैट्यूटरी है? ये शास्त्रों में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा, जब आप कह दो कि वी आर सपोज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वो सुनने को एरोगेंट इतने हैं विनीता, दैट इज द अदर प्रॉब्लम। एक करेला एक नीम चढ़ा, ये इन पे 99% जजेस पे लगता है एक करेला एक नीम चढ़ा। एक तो नॉलेज नहीं है, बोलना नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है देश कैसे बनेगा, लेकिन आप बहस कर रहे हो, ओह टेल अस दिस, टेल अस दिस, टेल अस दिस। आके माइक पे बोलना, 2 लाइन बोलते में नानी मर जाती है, बोल नहीं सकते हो आप 2 लाइनें। वहां खड़े होकर टेल अस दिस तो बड़ा इजी है। लिंकन ने कहा था योर कैरेक्टर इज नोन व्हेन यू आर गिवन द पावर।
सर आपको डर नहीं लगता है, आपको लगता नहीं है ये सारी चीजें इतना खुल करके आपका बोलना, फिर कोर्ट में जाके जजेस के सामने बहस करना, फिर चीजें कहीं इम्पैक्ट ना कर जाए, फर्क पड़ मैं तो जाए? इनको नहीं फॉलो करता ना, मैं कबीर को फॉलो करता हूँ ना। कबीर ये कहते हैं कि जित मरने पर फैसला तो ये सुनाएंगे ना। अरे इन्होंने क्या आज तक फैसला, कितने में 50 साल से मैं वही बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट बॉर्न। ये सबके आसपास इनका 2000 के आसपास रिकॉग्निशन हुआ है सबका, जो भी आज जज बन रहे हैं 2000 के बाद जज बनने शुरू हुए ना हाई कोर्ट में जो आज आए हैं। तो मैं तो 96 में आई ऑलमोस्ट रिनाउंस्ड दैट आई कमिटेड माई सेल्फ टू सर्विंग द सोसाइटी। मैं तो कबीर को फॉलो करता हूँ, चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए वो शाम के शाह। मेरे को इनसे थोड़ी कुछ लेना है, मेरे को अपनी सोल से लेना है। सोल मेरी, माय सोल इज वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग अशोक यंगर जी, एंड स्मार्टर। हाँ अशोक जी, अब नया साल आ रहा है, हाँ और नए साल में सॉरी, हर कोई सोचता है कि नया साल आएगा, पिछले साल में सभी समस्या हमारी खत्म है, एक दूसरे को विश करते हैं, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। तो ऐसे न्यायपालिका के अंदर जो हमारा कानून का गलियारा है, उसमें भी सभी लोग एक दूसरे को विश करते हैं, एडवोकेट्स करते हैं, जजेस करते हैं, एडवोकेट्स जजेस को करते हैं। सर सवाल ये है कि क्या 2026, और बात करें हम विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में चलते हैं और हाई कोर्ट को भी मानने पड़ते हैं, तो 2026 में कहीं किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद आपको लग रही है कि कहीं कुछ अच्छा होगा, या कोई ऐसे जज आपको लग रहे हैं कि कहीं कुछ करेंगे, या हमारे जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, वो ही कुछ किसी छवि को सुधारने के लिए, या कहें कि जो उन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों से निकलकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं? क्या आपको किसी प्रकार की उम्मीद है 2026 में, एक जो हमारा कानून का गलियारा है, कानून का क्षेत्र है, उसमें कोई नया फूल खिलेगा? बहुत ही, इसका जवाब बहुत अच्छा नहीं है। इसका जवाब अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गालिब ने मेरे को कहा कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई। तो वो अब उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑन ए पॉजिटिव नोट आई से, जो कहते हैं कि एवरी सेंट हैड ए पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज ए फ्यूचर। तो जितने भी पाप इन्होंने आज तक जिसने भी किए हैं, जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन ये कोई एक भी ये स्टैंड ले ले कि जो भी मेरे से हुआ है उसको मैं अलग फेस करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज सिस्टम ऐसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो पार्लियामेंटेरियन जो जनता को पागल बना रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कि 99% पार्लियामेंटेरियंस जनता को पागल बना रहे हैं। अगर वो पागल ना बनाए और कानून पास कर दें, जो आपने विनीता ने बात की कि किसी को जॉब नहीं मिलेगी, और जो भी जज लगेगा उसका पहले हम पब्लिसाइज करेंगे, उनके इंटरव्यू होंगे, तो फिर तो बात बन जाएगी। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा जब जैसे पहले ही चलता जा रहा है। तो जनता तो फिर एक जो भी राइट थिंकिंग तो यही कहेगा कि वो, जैसे अब नए साल पे क्या विश करोगे इनको, वो सबको सन्मति दे भगवान, जो महात्मा गांधी विश कर रहे हैं वही विश करोगे कि इनको बुद्धि दे भगवान, इनकी सोल ठीक करे, इनकी आत्मा जगाए। हम और आप मैं न्यूज नशा को, आपको विनीता को मुबारक क्यों देता हूँ, आप कम से कम कोशिश कर रहे हो इनकी आत्मा जगाने की। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। मेरी माँ कहती थी बेटा शिक्षा दान सबसे अच्छा है, और शिक्षा दान में सबसे अच्छी शिक्षा क्या है? आत्मा जगाना। सबसे अच्छी शिक्षा यह लोगों को बताना कि भैया तेरा कर्तव्य क्या है। ये जो इकट्ठा कर रहे हो ना, जो इकट्ठा कर रहे हो, तो वो आप सुनो, गालिब को कह रहे हैं कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। अरे 100 बरस का सामान इकट्ठा कर रहे हो, आप देखो क्या हो रहा है। लोगों की ऐसे ऐसे केस हैं, डेथ हो गई, हफ्ता हफ्ता लोगों को खबर नहीं मिली कि डेथ हो गई। तो ये अशोक जी, एक बात जानना चाहेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा समय अपने न्यूयॉर्क में रहते हैं, अगर हम भारत की बात करें, भारत की न्यायपालिका की बात करें, तो इसका जो स्तर है, मतलब सालाना नहीं, महीना नहीं, बल्कि कहेंगे दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और ये सच है। और जनता भी जो है बहुत विश्वास करके नहीं देखती। जैसे कि हम बात करें कि पहले हमने बात, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले होता था कि अब डॉक्टर साहब में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी आती थी, कभी डॉक्टर साहब अपने फिएट में आते थे किसी के घर में, तो चाहे रायजादा जी हो चाहे राय साहब हो, वो खुद उनका जो मेडिकल बैग है वो अपने हाथ में पकड़ते थे, और डॉक्टर साहब जो है वो मरीज को देखने आते थे, और डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता था।
75 के आसपास 1975 में, या अगर हम दिल्ली की बात करें 1980 में डीडीए ने नर्सिंग होम के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इतनी जगह दी कि कुकरमुत्तों की जैसे नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए। उन्होंने लोन भी लिया, बिल्डिंग भी बनाई। तो डॉक्टरों पर भी ये प्रेशर था कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना टारगेट देना है। किसी के पेट में गैस है तो सीधा उसका सारा एंजियोग्राफी कर देते थे कि भैया तुम्हारे को दिल का दौरा पड़ने की उम्मीद है, जिसका दर्द है बेचारे को तो करेगा ही। तो कहने का सर है कि अब कहीं पर भी डॉक्टरों का भगवान का वाला सम्मान तो बहुत दूर की बात है, आम सम्मान भी नहीं रहा। और प्राइवेट में तो जैसे आदमी को कहा जाता है तो कहता है जाते ही मेरी जेब काटेंगे। अब आ जाते हैं वापस हम अपनी न्यायपालिका पे। जो भारत की न्यायपालिका का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, 2026 आ जाए या 2027 आ जाए, सुधरेगा उसकी संभावना बहुत कम है। सुधर जाए तो सर बहुत अच्छी बात है। आप अपने जहां पे आप रह रहे हैं न्यूयॉर्क में या किसी और देश की कोई बात बताएंगे ऐसी कि जहां पर हम माने कि कोई वहां पर भी सभी कुछ अच्छा होता है? नहीं, देखो सभी कुछ अच्छा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम कहते हैं आटे में नमक, तो आटे में नमक लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नमक में आटा तो फिर मुश्किल हो जाती है ना बात। तो हमारे देश में नमक में आटा हो रहा है, अब आटे में नमक नहीं है, उल्टा हो गया है कि दाल ही काली नहीं है, मतलब दाल में काला नहीं है, दाल काली हो गई। अब तो ढूंढना पड़ता है, और हर फील्ड में है। आप ये देखिए, खाली आप न्यायपालिका की बात नहीं कर सकते महेश जी, क्योंकि न्यायपालिका इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। जैसे आप राजमा बनाते हैं तो एक दाना निकाल के देख लेते हैं कि दाल पक गई कि नहीं पक गई। ऐसे ही जो संसार में लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे पहले डॉक्टर थे, अब डॉक्टर जान बचाने वाला भी है, डॉक्टर किडनी बेचने वाला भी है, टीचर वैल्यूज देने वाला भी है, टीचर रेप केस में इन्वॉल्व है। आप देखिए आर्मी के लोग हम पहले सलूट करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आर्मी में भी ऐसे लोग आ गए जो रिश्वत में भी पकड़ा गया, भी कर्नल पकड़े गए, रेप में पकड़े गए, तब नोटों उनको के ढेर पता ही नहीं है निकले। क्या है। तो सारी सोसाइटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब में करप्शन आ गई ना। इसीलिए मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, जो 51 है, जब तक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, कर्तव्य में विनीता सबसे, मेरे हिसाब से आज कर्तव्य में सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य ये है हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि यू वुड प्रोवाइड गुड पेरेंटिंग। आप अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दोगे, शिक्षा नहीं, शिक्षा तो कंप्यूटर से ले लेगा वो साइंस तो सब पढ़ लेगा, वो तो स्पेस साइंटिस्ट बन गया एलन मस्क, किताबें और कंप्यूटर पढ़ पढ़ के। वो तो गया ही नहीं, उसने स्पेस कहीं पढ़ा ही नहीं, तो उसने स्पेस में कितनी रिसर्च कर दी। माँ बाप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं अमिता जी, हम ये देखिए, उसका ब्लेम कैसे डालोगे? ये चंद्रचूड़ ने जो गड़बड़ की, उसके माँ बाप की उस पेरेंटिंग में गड़बड़ है, चंद्रचूड़ में गड़बड़ नहीं है बेचारे में। उसके बाप ने नहीं बताया कि बेटा चीफ जस्टिस बन के भी मेरे को इज्जत नहीं मिली, तुम अच्छे काम करना। जो जस्टिस जसपाल के पिताजी ले गए, काका थे ओथ ले कि तू गलत काम नहीं करेगा। तो दिस इज टू स्टार्ट फ्रॉम दी टेंडर एज टू इम्बाइब वैल्यूज। ये वैल्यूज अब इतने जब पक जाता है ना, वो कहते हैं हम लकड़ी जैसे कहते हैं सीजनड हो गई, सीजन लकड़ी करते हैं ना जब फर्नीचर बनाता था, ताकि ऐसे ही अब ये सारे सीजनड हो गए हैं 90%। इनको अब तोड़ ही सकते हो, इनको चेंज नहीं कर सकते। अब इस उम्र में कहाँ, मतलब उम्र सारी कटी उम्र है बोता में मोमिन, आखिरी उम्र क्या खाक मुसलमान होंगे। ये अभी ठीक होने वाले, इनके 99% चांसेस नहीं है। पेरेंटिंग गुड हो, इनको जगाया जाए, लेकिन फिर भी होप है, ऐसी बात नहीं है कि एक आदमी भी चेंज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। एक चीफ जस्टिस सारी दुनिया को ठीक कर सकता, सारे एंगल। एक चीफ जस्टिस, एक जज, एक हाई कोर्ट जज एक देश का नक्शा बदल सकता है। एक हाई कोर्ट जज, आप सोचिए कितने सैकड़ों हाई कोर्ट जज हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। एक हाई कोर्ट जज का जमीर जाग जाए, यही तो अफसोस है। कई बार ऐसे केस होते हैं, मेरे को लगता है एक हाई कोर्ट जज ने भी उठ के नहीं कहा कि भैया मेरे चीफ जस्टिस को गाली दे रहे हो तुम, वो बदमाश दुबे, मैं तुम्हें समन कर रहा हूं। एक हाई कोर्ट जज ने भी, वो सारे हाई कोर्ट जज जो जाके पांव पकड़ते हैं, सर मेरे को सुप्रीम कोर्ट ले चलो, वो उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं तेरे को समन कर रहा हूँ, लेट द सुप्रीम सैटिस्फाइड माय समन। जो अतुल श्रीधरन ने किया ना, सुओ मोटो नोटिस लिया, हो गई ट्रांसफर, जो मर्जी हो गई होने दो, लेकिन एक स्टैंड तो लिया। आज अतुल श्रीधरन का नाम हम विद प्राइड लेते हैं ना, मेरे भी दोस्त रहे, आज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इज अबाउट टू रिटायर, आई एम नॉट टू अपीयर बिफोर हिम, देयर इज नो चांस, सो आई कैन से ही हैज बीन अ फ्रेंड। तो वो आप देखिए ना, एक ने चेंज कर दिया ना, पूरे देश में हवा हिला दिया ना। एक हाई कोर्ट जब नहीं था, कितने अफसोस की बात है। एक हाई कोर्ट जज, कोई भी किसी इशू पे कोई जज ले, किसी पे कोई ले, लेकिन ये तो अब इनकी तो आत्मा मर चुकी है।
अगर 57 नंबर का हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जाता है और 56 जजेस में से एक भी रिजाइन नहीं करता, इसका मतलब 56 जजेस जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उन्हीं में से तो बनेंगे 56 में से। किस में से बनेंगे? वो जो बनने हैं उनमें से एक की भी आत्मा प्योर नहीं है। लेट देम समन मी फॉर कंटेम्प्ट। वो 56 जजेस में से एक ने भी रिजाइन नहीं किया। कोई रिजाइन करता मैं उसको सल्यूट करता कि अब यार बन गए आप हमारे। आत्मा मर चुकी है और आप उनसे उम्मीद कर रहे हो तो वो जस्टिस करेंगे। जस्टिस आत्मा से होगा, हम बार बार कह रहे हैं, कानून की किताबों से नहीं होगा। किताबें आर हेल्पिंग टूल्स। इलाज जो सर्जन करता है वो कहता है बेटा मेरे को ये पकड़ाओ, ये पकड़ाओ, ये पकड़ाओ। ये तो वो मजदूर जो मैकेनिक होता है ना, जो कहता है तू पाना ला, तू पेचकस ला, तू वो ला, ये काम कर रहे हैं। असली फिक्स वो करता है जो कलाकार है जी। कलाकारी वो नहीं है इनमें, और उस पर काम भी नहीं कर रहे हैं। ये अफसोस की बात। काम करें तो जब जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक दिन में चेंज हो सकते हो आप। लेकिन वो इच्छा भी नहीं है। इच्छा यही है पापा बन गए थे मैं भी बन जाऊंगा। बन जाओगे बेटे, बन भी जाओगे, हमें अफसोस नहीं होगा। पापा को भी जो मिल रहा है और पापा दादा को भी जो मिला था आपको भी वही मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा। फिर कर लो, बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी बन जाओ। बनने से थोड़ी कुछ इज्जत मिलती है, बनने से इज्जत मिलती है क्या? ना, आप जो मर्जी बन जाओ उससे इज्जत नहीं मिलती है। घर वाले ही नहीं करते। मैं इनको बार बार बताता हूँ विनीता, मैं इनको याद कराता हूँ। लेकिन सर आज का जो वक्त है, लोगों को पैसा दिख रहा है, इज्जत तो उस पर पैसा हावी हो गया ना। विनीता ये अफसोस की परिस्थितियां बात, बदल चुकी हैं। इनके बच्चों के जो दोस्त इनके प्रोटोकॉल पे मौज करते हैं ना, वही इनको गाली देते हैं जब वो चला जाता। अबे बाप की गाड़ी में घूम रहा था, अबे बाप पे रोम, बाप की तड़ी पे मर रहा है। जो बच्चे, मैं इनको ये लेकिन फिर भी बेटा अपनी बाप की गाड़ी से उतर के सड़क पर मेहनत करने की तैयारी तो नहीं करता है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, कंफर्ट जोन। मैं यही तो आपको बात कह रहा हूँ कि इनके जो बच्चों के दोस्त हैं वो भी इनको गालियां देते हैं। पहले इनके प्रोटोकॉल में मौज करते हैं। वो चंद्राजूट के बच्चों के साथ जो घूमते थे या घूमते हैं, वो पहले तो मौज करते हैं उनपे और फिर गाली देते हैं अपने, इनका बाप भी करप्ट था, ये भी करप्ट था। यही बता, इनको मैं इसलिए जगाता हूँ कि भैया क्या कर रहे हो, बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो, बच्चों की भी इज्जत बेकार कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों की भी खिंचाई होती है, बुराई होती है और रिडिक्यूल होते हैं, और राइटली रिडिक्यूल होते हैं कि बाप के पैसे पे कर रहा है बेटा। बाप, तेरा बाप भी ऐसा था, कहते ही होंगे ना लोग। I mean, this is not rocket science। अब चंद्राचूड़ के बेटे के लोग कहते नहीं होंगे तेरा बाप भी करप्ट था, तेरा दादा भी करप्ट था, तू क्या बनेगा? कहते ही होंगे, कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ क्योंकि ये शास्त्र, विनीता, दिस इज पार्ट ऑफ आवर शास्त्रास। वो माथे पे कुत्ते का पंजा बना देते थे, शास्त्रों में लिखा है दिस इज जस्टिफाइड, कि जो चोरी करे उसके माथे पे कुत्ते का पंजा बना दो ताकि सारी दुनिया देखे इसने चोरी की। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। मैनी कंट्रीज हैव दिस एक्ट कि जो रेड लाइट पार करता है ना, उसकी फोटो लगा देते हैं, नाम लगा देते हैं कि इज इल मैनर्ड। ये एक सबसे बड़ा, मेरे से आप एक लाइन का सोल्यूशन पूछो तो मैं कहूंगा शेम द नेम, जो शास्त्रों में लिखा, शेम द नेम। आज उसकी बेल होती है करप्ट की तो उसको 1 लाख आदमी लेने चला जाता है, बताओ। मैंने तो अभी, आप उसकी बात कर रहे थे, आई एम टोल्ड कि वो सेनेगर के फेवर में किसी लेडी ने, वन लेडी इज प्रोटेस्टिंग इन फेवर ऑफ रेपिस्ट। लेडी, सोचो, if lady, without naming, okay, if a lady is protesting in favor of rapist, आप यहां ले आए हो देश को। फिर मैं नाम लिए बिना, एक पार्टी का मैं ओके नाम नहीं, उस एक पार्टी का नाम ले रही है एक लेडी, एक आदमी नाम ले रहा है, जिंदाबाद, इन फेवर ऑफ रेपिस्ट। कर लीजिए आप, कहाँ जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा आपके साथ की तस्वीरें। नहीं, हम, आप देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम आप अपना ये कर्तव्य तो कर ही रहे हैं ना बैठे हुए, कि हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम सवाल तो उठाएं उस परिस्थिति पर जो दिख रही है कि गलत है। सवाल उठाएं। हम किसी को भाषण नहीं दे रहे हैं। मेरे को सोक्रेटिस ने 2500 साल पहले सिखाया कि बेटा यू कांट टीच बट यू कैन डू ए ग्रेट जस्टिस बाय मेकिंग पीपल थिंक कि ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा। मैं इसलिए आपको मुबारक दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार जब भी हम आपसे बात करते हैं
और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इंडियन टाइम से मैच करते हुए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत कम लोग हैं जो करते रहे जुडिशरी पर इतना खुलकर अपनी बात रख सके। एक डर है लोगों में, पीछे मुड़कर देखते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कोई सुन तो नहीं लेगा, तो स्क्रीन पर आकर खुलकर बोलने वाले तो बहुत खुल के मैं तो बोलता हूँ। मैं तो, आपको पता है रिकॉर्ड कहता है, जैसिका में हम बोले देखो जस्टिस मिला, शिवानी में बोले जस्टिस मिला, नरसिम्हा राव में बोले जस्टिस मिला। ऐसी बात नहीं है, वेस्ट नहीं जाता है वो। अगर आप भगवान को, किस्मत को, लक को, लाइफ को, वो आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाता है। कुछ ना कुछ तो असर होता ही है, कहीं ना कहीं तो होता ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महेश जी, थैंक यू विनीता, थैंक यू न्यूज़ नशा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।